This is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है। आप प्रीवियस वीडियोस को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में। तो चलिए कनेक्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो अगर हम आज के टॉपिक को देखें तो बेसिकली डिफरेंट ओपिनियन है इवोल्यूशंस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए मेन रीज़न क्या है कि ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व क्यों होते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है बच्चे कि जो इवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, तो वो बेसिकली आते हैं नेचुरल सेलेक्शंस की वजह से, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन। तो बेसिकली अगर हम नेचुरल सिलेक्शंस को अंडरस्टैंड करें तो नेचुरल सिलेक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को बेटर वे में अडाप्ट करता है इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस को डिफाइन करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन नेचर by which organism is better adapted to their environment, tend to survive एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तभी तो वो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिप्रोड्यूस मोर देन लेस एडाप्टेड टू देयर एनवायरमेंट। तो ये तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या। अगर आप नेचुरल सिलेक्शंस को अंडरस्टैंड करो तो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में परफॉर्म होता है जिसमें नेचर जो है किसी ऑर्गेनिजम्स को अडाप्ट करता है और वो ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट करने के बाद सर्वाइव करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस परफॉर्म करेगा ताकि अपनी ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और डार्विन थ्योरी भी, डार्विन साहब ने जब इवोल्यूशंस चीज़ों को डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शंस को की कॉन्सेप्ट बताया था इवोल्यूशंस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर आता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें कि म्यूटेशन की प्रोसेस है क्या, तो म्यूटेशन जो है एक तरह का, म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। मीन्स जब भी कोई सडनली इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं इन आवर जेनेटिक मटेरियल, लाइक अगर हम डीएनए की बात करते हैं या आरएनए की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक मटेरियल का फॉर्म है वो क्या है, डीएनए है। बट अगर वायरसेस की आप बात करो तो वहाँ पर वायरसेस के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएनए का फॉर्म है। तो जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए या आरएनए के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है। अब देखो, इस म्यूटेशंस को भी अंडरस्टैंड करने के लिए दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं।
म्यूटेशंस को हमने अंडरस्टैंड किया कि ये एक तरह की सडन इनहेरिटेबल चेंजेस है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, म्यूटेशंस। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो म्यूटेशंस भी के लिए भी दो थ्योरी दी गई है। फर्स्ट टाइम जो म्यूटेशन टर्म को डिफाइन किया था वो किसने डिफाइन किया था, ह्यूगो डेवरिस साहब ने किया था, ह्यूगो डेवरिस साहब ने किया था। तो फर्स्ट टाइम अगर दो थ्योरी है यहाँ पर, एक डार्विन साहब की थ्योरी है और दूसरी ह्यूगो डेवरिस की थ्योरी है। तो ह्यूगो डेवरिस थ्योरी में ये बात हम करते हैं, ह्यूगो डेवरिस थ्योरी, और दूसरी थ्योरी क्या है, डार्विन थ्योरी। तो ह्यूगो डेवरिस थ्योरी ने बेसिकली, हम इसमें अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो उन्होंने बोला था कि जो म्यूटेशन है, बेसिकली ये जो म्यूटेशंस है ना, वो एक तरह की सडन प्रोसेस है, सडनली कॉज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ह्यूगो डेवरिस साहब ने बोला था कि म्यूटेशन कैसा प्रोसेस है, तो एक तरह का सडनली रैंडमली अकर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, रैंडमलेस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूगो डेवरिस साहब के ओपिनियन के बारे में, तो बेसिकली ये एक तरह की म्यूटेशन जो है वो रैंडम, या आप बोल सकते हो कि सडन, ठीक है। कैसा प्रोसेस है, तो रैंडम प्रोसेस है। साथ में और कैसा प्रोसेस है, तो डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो ये वेरिएशंस कॉज होते हैं ना, इसमें बहुत लार्ज वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमने दो चीज़ें अंडरस्टैंड किया, एक तो म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है, रैंडम है, और दूसरा डायरेक्शनल लेस है, और इवोल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं, डार्विन साहब की थ्योरी के बारे में, तो डार्विन साहब ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि यहाँ पर बहुत माइनर वेरिएशंस होते हैं, माइनर वेरिएशंस होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, जो कॉज करते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। तो पहली चीज़ कि ये बहुत ही माइनर चेंजेस करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करते हैं बच्चे, जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि जो ह्यूगो डेवरिस में जो वेरिएशंस आते हैं ना, वो वेरिएशंस बहुत बड़े वेरिएशंस हैं, गिव अ लार्ज डिफरेंसेस, गिव अ लार्ज डिफरेंसेस। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डार्विन थ्योरी के बारे में, तो डार्विन थ्योरी में बेसिकली बहुत ही माइनर वेरिएशंस होते हैं और स्मॉल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डार्विन वेरिएशन आर वेरी स्मॉल नहीं कह सकते, स्मॉल कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ एंड डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर की पॉइंट ये है कि ह्यूगो डेवरिस साहब ने म्यूटेशन को एक तरह के रैंडम प्रोसेस बताया था, डायरेक्शनल लेस प्रोसेस बताया था, और इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर लार्ज वेरिएशंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरह का माइनर वेरिएशन है, स्मॉल है, और डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि म्यूटेशंस को समझने के लिए हमने दो थ्योरी को अंडरस्टैंड किया है। डार्विन साहब की एक अलग अपनी ओपिनियन थी म्यूटेशन को लेकर के, और ह्यूगो डेवरिस साहब की एक अलग ओपिनियन थी म्यूटेशंस को लेकर के, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर और आता है बच्चे, इसको भी आप अंडरस्टैंड करना। दूसरा टर्म है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। इस टर्म में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि ये एक तरह का क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्पीशिएशन इज द प्रोसेस इन विच न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज इवॉल्व। मीन्स नई स्पीसीज क्या हो रही है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है,
एक बात समझ में आया। और दूसरी चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करो तो म्यूटेशन जो है एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम डार्विन साहब की थ्योरी को अंडरस्टैंड करें तो डार्विन साहब ने ये बोला था कि म्यूटेशन जो है ना वो एक तरह का कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन अगर वहीं पर आप ह्यूगो डे व्रिस साहब की थ्योरी को अंडरस्टैंड करो तो म्यूटेशन कैसा प्रोसेस है, म्यूटेशन कैसा प्रोसेस है, तो ये रैंडम प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेसिकली अगर आप पूरे इवोल्यूशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शंस, डार्विन साहब की थ्योरी, और किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस को अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पर ह्यूगो डे व्रिस साहब की यहाँ पे टर्म म्यूटेशन है जो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस में आप बेसिकली नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में बात करते हो, डार्विन साहब की थ्योरीज के बारे में बात करते हो, ह्यूगो डे व्रिस थ्योरी के बारे में आप बात करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेसिकली हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करते हैं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक बहुत प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करूँ कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, तो हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, जो नंबर है एक स्पेसिफिकली एक स्पेस और एक स्पेसिफिक टाइम पर आप जब बात करते हो तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करते हो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूला जिसमें आप बात करते हो p² + 2pq + q² = 1। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एलोबरेट करता हूँ बच्चे, तो बेसिकली आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि जो वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है तो ये एक तरह का क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है, जो क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल है जिसे आप यूज़ करते हो, यूज टू कैलकुलेट द एलेलिक फ्रीक्वेंसी। एलेलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का यूज़ करते हो। और एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या डिटरमाइन करती है, वो एक तरह का क्या है, ट्रेट को डिफाइन करती है विथ डोमिनेंट ट्रेट, या वो ट्रेट कैसा हो सकता है, रेसेसिव ट्रेट हो सकता है। और रेसेसिव ट्रेट या आप रेसेसिव एलील। देखो अगर इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज वो ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमने डॉट्स में बनाया है तो ये बेसिकली क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है बेसिकली आपका क्रोमैटिड, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक एलील प्रेजेंट है और ये इसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एलील है, ठीक है, सेम लोकस पे प्रेजेंट है। तो अगर ये कैपिटल ए एलील है तो ये कैपिटल स्मॉल ए एलील होगी, तो ये क्या है बेसिकली एक तरह की एलील है। अब डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट करते हो और रेसेसिव को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिकली ये मॉडल जो है ना वो इनमें 5 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो जाता है। पहली चीज़ कि वो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है ना उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फैक्टर है, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है डिपेंड्स अपॉन 5
फैक्टर। ठीक है, अब वो पहला फैक्टर कौन सा है, तो पॉपुलेशन साइज जो है वो कैसा होना चाहिए, वो लार्ज होना चाहिए, बड़ा पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है बच्चे कि उस पूरे पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए। तीसरा फैक्टर ये है कि वहाँ पर कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, उस पॉपुलेशन में कोई भी म्यूटेशंस नहीं होना चाहिए, नो म्यूटेशंस। फोर्थ पॉइंट ये है कि कोई भी जीन न तो इंट्रोड्यूस होगी न तो लॉस होगी, नो जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड और लॉस्ट, मतलब कोई भी नई जीन मीन्स वहाँ पे स्पीसिएशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें तो कोई भी नो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मीन मतलब ये है बच्चे कि जितने भी जीनोटाइप है ना, वही जितने भी जीनोटाइप्स हैं कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इक्वली वेल। इसका पर्पस क्या है, इन सारी कंडीशंस का मीनिंग क्या है इसका, तो मीन्स ये है बच्चे कि ऑल जीनोटाइप्स कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इक्वली वेल। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए ये 5 फैक्टर कंपलसरी है। मीन्स उनका पॉपुलेशन साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरी चीज़ रैंडम मेटिंग होना चाहिए, कोई भी म्यूटेशन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है बच्चे कि कोई भी नई जीन ना तो इंट्रोड्यूस हो ना तो लॉस हो, और उसका नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस ना हो। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है बच्चे, मैथमेटिकल मॉडल एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है, तो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 1। हमेशा जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है उसके लिए यही मैथमेटिकल फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर बेसिकली जो P है वो क्या है, डोमिनेंट एलील है, वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको पी स्क्वायर को डिफाइन करो तो ये क्या है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है। क्यू स्क्वायर जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, होमोजाइगस है, रेसेसिव जीनोटाइप। ठीक है, तो हमेशा, और दूसरी चीज़ ये क्या है, P इंटू पी क्यू क्या है, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। ये तो आपका हेट्रोजाइगस है क्योंकि यहाँ पर P है और सेम तो नहीं है ना, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू की 2 फॉर्म है, पी स्क्वायर है तो पी की 2 फॉर्म है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2PQ क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगस ऑफ रेसेसिव एलील। ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, आपकी डोमिनेंट है, ठीक है, और साथ में क्यू स्क्वायर क्या है, तो ये रेसेसिव है, और ये क्या है बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ठीक है। तो बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, और अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली यहाँ पर आप बात करते हो इस
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करो तो ये जो है ये एक तरह का क्या है बच्चे, रिप्रेजेंटेशन है। और इस रिप्रेजेंटेशन में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं यहाँ पर, तो इस अगर डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पर देखो बच्चे, स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शनल है और डिसरप्टिव है। मीन्स जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ के पीक को देखो तो बेसिकली ग्राफ क्या है, शिफ्ट हो रहा है, मीन्स ये और स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये क्या है बच्चे, स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ सिलेक्शन है। ये है जो एक डायरेक्शनल टाइप है, एक डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। इसको देखो, इसको पीक क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गया, स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पे पीक जो है वो ब्रॉड है और यहाँ पर क्या है, नैरो है, नैरो है और यहाँ पर पीक क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में क्या हो गई, शिफ्ट हो गई और यहाँ पर जो पीक है वो डिस्टॉर्टेड हो गई, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, डिसरप्टिव टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो बच्चे अगर इस लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है तो आप इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो।